Assalamu alaikum and welcome to Game Set Match. Another day, another show, and we hoped कि हम जो है खुशी आएंगे सामने because आज 5वां दिन होगा और जी क्या कारकर्दगी होगी टीम पाकिस्तान की, मगर खुशी इतनी नहीं रही because टीम पाकिस्तान का जो कोलैप्स ट्रिगर हुआ उस कोलैप्स को रोक ना सके। पाकिस्तान ने किस तरह की क्रिकेट खेली आज श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान के दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से ज़रूर बात करेंगे, बट श्रीलंका ने क्या ज़बरदस्त क्रिकेट खेली उसको भी अप्रिशिएट करेंगे और बहुत सारी डिस्कशन होगी। लाला हमारे साथ आज शो पे मौजूद होंगे, सो उनसे भी गुफ्तगू भी होगी। और अगर आपने अभी तक #AskLala पे अपने कमेंट्स, अपने सवाल, अपनी वीडियो मैसेजेस नहीं भेजे हैं तो फ़ौरन उठाएं अपना मोबाइल और जल्दी से ट्वीट करें अपने मैसेजेस, अपने सवालात एंड #AskLala पे भेज दीजिए बिकॉज इस शो के एंड में लास्ट सेगमेंट होगा विच वुड बी #AskLala। सो यस, शुरुआत करते हैं और मैं हूँ सवेरा पाशा एंड शुरुआत जहाँ से होती है हमेशा गेम सेट मैच की। व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स क्या हो रहा है, क्या है गर्मा गर्म खबर, क्या अपडेट्स हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में पाकिस्तान से रिलेटेड अगर मैं बात करूं। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जिस तरह बताया कि श्रीलंका ने अपनी शिकस्त का बदला ले लिया। पहले टेस्ट में जिस तरह श्रीलंका को शिकस्त हुई थी, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम 4th इनिंग में कमाल दिखा सकेंगे, इसीलिए उन्होंने इतने रन्स का पहाड़ हमारे सामने जोड़ा कि हाँ जी इतने रन्स हों सामने कि टीम पाकिस्तान उसको चेज डाउन ना कर सके। चेज डाउन क्या, हम ड्रॉ करने में भी कामयाब नहीं हुए। तो शिकस्त का बदला लिया श्रीलंका ने। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 4-246 रन्स के बड़े मार्जिन से जो है वो शिकस्त हासिल हुई। 508 रन्स का जो है वो टारगेट सेट किया था श्रीलंका ने पाकिस्तान के लिए एंड पाकिस्तान सिर्फ 261 रन्स जोड़ सका, जिसमें बाबर आजम और इमामुल हक दो हाईलाइटेड प्लेयर्स थे जिन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी की, बट अदर देन दैट कोई कुछ ना कर सका। मोहम्मद रिजवान 37 रन्स, मोहम्मद नवाज ने 12 रन्स बनाए, आगा सलमान 4 रन्स बना सके और फवाद आलम ने सिर्फ 1 रन जोड़ा। 2 मैचों की सीरीज में 1-1 से हुई बराबरी, मगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस टेस्ट मैच की इसलिए थी बिकॉज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पे पाकिस्तान 3रे नंबर से 5वें नंबर पर चला गया है और श्रीलंका जो है वो 3रे नंबर पे आ गई है। तो जहां एक बहुत बड़ा मार्जिन और एक बहुत बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को ये मैच ड्रॉ करके या ये मैच जीत के होता कि पाकिस्तान वहीं 3रे नंबर पे कायम और दायम रहता वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल में, वहाँ पाकिस्तान अब नीचे हो गया है और पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन फाइनल खेलने के लिए और जद्दोजहद करनी पड़ेगी पाकिस्तान को और अपने बाकी टेस्ट को जो है वो जीतना पड़ेगा। तो ये तो हुआ सारा हालो अहवाल जो कि श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान में हुआ। इस पर और डिटेल डिस्कशन भी करेंगे लाला से, बट मूविंग ऑन फर्दर। और ACC ने क्या फ़ैसला किया, एशिया कप बार बात हो रही थी कहाँ होगा भाई, इधर होगा उधर होगा क्या होगा, इवेंचुअली फैसला आ गया है। ACC ने एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी कर दी है। एशिया कप खेला जाएगा UAE में। श्रीलंका के जो हालात हैं, श्रीलंका ने इस वजह से माजरत कर ली कि श्रीलंका में एशिया कप नहीं खेला जा सकता विद द सराउंडिंग्स, विद द हैपनिंग, विद द पॉलिटिकल टर्मोइल दैट दे आर गोइंग थ्रू। तो श्रीलंका वुड बी दी होस्ट। इसी इवेंट को जो होस्ट करेंगे वो श्रीलंका ही करेंगे, मगर UAE में होस्ट करेंगे अब एशिया कप को। तो एशिया कप का मुकाबला होने लगा है। 27 अगस्त से 11 सितंबर तक एशिया कप खेला जाएगा एंड द मेजर टाकरा पाकिस्तान वर्सेस भारत यानी पाक भारत का आमना सामना होगा 28 अगस्त। मूविंग ऑन फर्दर और कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स का आज होना है बाकायदा आगाज़। टीम सारी पहुंच गई हैं, कंटिजेंट सारे पहुंच गए हैं। आज होगी, आज से शुरुआत होगी। इफ्तिताई तकरीब आज से शुरू करेंगे जो ओपनिंग सेरेमनी होगी। सो ओपनिंग सेरेमनी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हवाले से 11 बजे रात को आप लोग देख सकेंगे जब ओपनिंग सेरेमनी होगी कॉमनवेल्थ गेम्स की। 72 मुल्क हैं जो कि हिस्से लेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स में। 5000 से ज़्यादा एथलीट्स हैं जो कि आपको एक्शन में देखेंगे। और पाकिस्तान के कंटिजेंट की बात करें तो रेसलर इनाम बट एंड आर क्रिकेटर बिस्मा मारूफ, ये दोनों जो हैं वो दे वुड बी दी फ्लैग बैरियर फॉर आर कंटिजेंट और हमारे कंटिजेंट की क़यादत करेंगे। सो बर्मिंघम गेम्स 8 अगस्त तक जारी रहे। ये था आज का व्हाट्सएप, ये थी गर्मा गर्म खबरें कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। बट नाउ
श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान, क्या किया हमने 5वें दिन, क्या किया इस दूसरे टेस्ट में, इस पे ज़रूर बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने शाहिद खान आफरीदी, हमारे लाला जी। लाला खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, गेम सेट मैच में खुशामदीद। लाला, आपको आवाज़ आ रही है? आप आवाज़ सुन सकते हैं? जी बिल्कुल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाला, 246 रन, हम सब बड़े पुरुम्मीद थे, बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट से शुरुआत की थी बाबर आजम और इमामुल हक ने, बट एक ओपनिंग मिली आज जो टीम श्रीलंका को चाहिए थी, रिजवान की विकेट की फॉर्म में, और उसके बाद जो है पानी की तरह बहते चले गए हमारे बैटर्स, आए और बैटर्स वापस चले गए। सवेरा ऐसे भी हो जाता है, जबकि अगर हम थोड़ा सा शुरू से देखें मैच को, तो इसमें पहले तो मेरी टीम के हवाले से ये रिजर्वेशन थी कि 2 फास्ट बॉलरों के साथ किस तरह कोई टेस्ट मैच खेलता है। तो वो एक, अगर हमने स्पिनर्स खिलाए और जो कि जेन्युइन स्पिनर्स थे, उन्होंने इतने रन क्यों करवा दिए, ठीक है, हम पिच सही तरीके से रीड नहीं कर पाए। बाकी ये था कि सवेरा रन करने चाहिए थे। मुझे उम्मीद थी कि जिस तरीके से हम पहला टेस्ट मैच खेले थे, उससे ज़्यादा ख़राब कंडीशन थी, पिच ख़राब थी, लेकिन उसके बावजूद हमारे बैट्समैनों ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी, जो कि एक यादगार इनिंग भी थी हमारे ओपनर की, अब्दुल्ला शफीक की। तो मेरे ख्याल में हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये टेस्ट मैच अच्छा बैटिंग विकेट और हमारे लड़के कर जाएंगे, चले जीते ना ड्रॉ हो जाता है ये मैच। इवन के चौथे दिन बारिश भी हो गई थी, पूरा दिन हुआ भी नहीं था, लेकिन इस तरह का रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह का रिजल्ट आएगा। लाला, एक चीज़ जिस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है, हम हमेशा कहते हैं वी आर अ स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यूनिट, मगर इस दफ़ा अगर मैं सीरीज़ की बात करूं तो आपको ये लगता है कि हमारी बॉलिंग ने हमें डिसअपॉइंट किया? देखिए, बॉलिंग में आपको अगर जो आपके जो काफ़ी अरसे से बॉलिंग कर रहा है, जो विकेट लेके दे रहा है, वो एक आपके पास शाहीन ही था, वो भी इंजर्ड था, वो नहीं खेल रहा था। और जबकि यासिर शाह, नुमान, इन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली थी, अगर इंटरनेशनल टू डोमेस्टिक, इवन के इंटरनेशनल भी काफ़ी क्रिकेट खेल ली है इन्होंने। तो इनसे जो एक्सपेक्टेशन थी, एटलीस्ट इतने रन तो इतने जेन्युइन बॉलर्स के साथ नहीं होना चाहिए था। और फिर मैं दोबारा बात करूंगा, अगर आपके पास बेंच के ऊपर अच्छा तगड़ा बॉलर बैठा है जो बैट्समैनों को डरा भी सकता है, जो यॉर्कर है, जो स्विंग अच्छा करता है, हारिस रऊफ, उसको खिलाना चाहिए था। मेरे ख्याल में हसन अली वाली जो चॉइस थी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं है इस टेस्ट मैच के लिए। अगर आप 2 फास्ट बॉलरों के साथ जाते हो तो फिर एटलीस्ट जेन्युइन फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए था। बिल्कुल, डेफिनेटली जाना चाहिए था। और जब हम स्पिनर्स की परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं लाला, तो हमारे पास यहाँ हम स्क्रीन पे लोगों को भी दिखा सकते हैं। जब मैं श्रीलंका के स्पिनर्स की बात करती हूँ तो श्रीलंका के स्पिनर्स में जयसूर्या, हु वाज रिमार्केबल ड्यूरिंग ऑस्ट्रेलिया एज वेल, जब ऑस्ट्रेलिया खेल रहे थे, जब भी जयसूर्या ने डेब्यू किया था और बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी रही उनकी। दूसरी तरफ मेंडिस ने साथ दिया, दूसरे टेस्ट में मेंडिस आपको जो है वो जयसूर्या का साथ देते हुए दिखे। एंड श्रीलंका के स्पिनर्स ने, जयसूर्या ने 17 विकेट्स हासिल की और मेंडिस ने 12 विकेट्स हासिल की। इन टोटल 29 विकेट्स जो है वो श्रीलंकन स्पिनर्स ने हासिल की, जिसकी वजह से श्रीलंका वाज ऑन टॉप। इसी कंट्रास्ट में अगर मैं पाकिस्तानी स्पिनर्स की बात करती हूं तो मोहम्मद नवाज ने 10 विकेटें हासिल की और यासिर शाह ने 9 विकेट्स हासिल की ऑल टुगेदर इस सीरीज में। तो इसका मतलब ये कि 19 सिर्फ विकेट्स हासिल कर सके हमारे स्पिनर्स, यानी हमारे स्पिनर्स अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड हैं, बट इन कंडीशंस को उस तरह मैनूवर नहीं कर सके लाला, उस तरह उन कंडीशंस को जो है वो अवेल नहीं कर सके, यूटिलाइज नहीं कर सके। सवेरा, बिल्कुल ठीक आपने रियलाइज किया, इस चीज को एनालाइज किया है। देखें, उनके दोनों स्पिनर्स जो हैं वो उन्होंने अभी क्रिकेट शुरू की है। हमारे दोनों स्पिनर्स, बल्कि तीनों स्पिनर्स काफी अच्छे से क्रिकेट खेल रहे थे। हम उम्मीद भी कर रहे थे कि हमें स्पिनर्स जिता के देंगे। देखा जाए तो दोनों टेस्ट मैच के अंदर इसमें हमें क्रेडिट देना चाहिए, श्रीलंकन ऑलमोस्ट नई टीम है सारी, और जिस तरीके से वो खेले हैं, सबसे अच्छी चीज उन श्रीलंकन के अंदर जो नजर आई वो जीत नजर आई। उनकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव थी, वो कहीं ड्रॉ के लिए या उनके दिलो दिमाग में हार का नहीं था, वो पॉजिटिव एटीट्यूड, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, दोनों मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से बेहतर रहे दोनों टेस्ट मैच में। ठीक है, पहला टेस्ट मैच वो हारे, लेकिन इतने एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं थे उनके, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली है। पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है, ये लास्ट इनिंग की जो परफॉर्मेंस है या पहली इनिंग की जो परफॉर्मेंस है, जो हम रन अचीव नहीं कर पाए, हमें भी एटलीस्ट 400 साढ़े 400 रन पहली इनिंग में करना चाहिए था, लेकिन वो मौका मैंने मिस किया। एक बहुत अच्छी बैटिंग विकेट पे बिल्कुल हमने मिस किया, बट कुछ चीज़ें लाला, अब जब हम मैच अवेयरनेस की बात करते हैं, मतलब अब बहुत टाइम हो गया हमारे प्लेयर्स को खेलते हुए। मैच अवेयरनेस की मैं बात करूं
जहां शुरुआत हुई, आज जो कोलैप्स की वजह बनी वो शुरुआत हुई मोहम्मद रिजवान की विकेट से। मोहम्मद रिजवान लीविंग दैट बॉल जो कि अंदर की तरफ आ रही है। मुझे पता है कि ये टेक्निकलिटीज़ जो हैं ये क्रिकेटर्स, ऑब्वियसली आप लोग क्रिकेटर्स हमसे बहुत अच्छे से जानते हैं, बट हम जब टीवी पे देख के एक चीज़ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्या कभी कभार ऐसा होता है कि मिडिल में आपका जहन किसी पॉइंट पे माउफ हो जाता है? क्योंकि जो रिजवान ने जिस तरह उसको फेस किया, उस बॉल को, उसको लीव किया बॉल को, और उसके बाद से मुझे ऐसा लगा पूरी टीम का जहन माउफ हो गया है। क्या ज़रूरत थी फवाद आलम को वो रिस्की रन लेने की? क्या ज़रूरत थी सलमान अली आगा को कि 5 बॉलों में 1 चौका मिल गया था तो फिर अगली स्वीप मारने की? मतलब ये सवालात, ऐसा लगता है कि हम शायद बाहर से देख रहे हैं इसलिए हमें आसान लगता है, बट अंदर वहाँ फील्ड में जो है वो जहन माउफ हो जाता है थोड़ी देर के लिए। देखिए सवेरा, सही बात है, देखने में और खेलने में बहुत फर्क है, लेकिन जो बंदा अंदर खेल रहा होता है वो उस प्रेशर में होता है। क्योंकि रिजवान से, अगर मैं रिजवान की बात करूं या फवाद की, उस दिन बात हो रही थी, दोनों पे प्रेशर तो था। प्रेशर इस चीज का था कि उन्होंने रन करने हैं। काफी अरसे से इनकी फॉर्म चल नहीं रही है, कुछ इनिंगों में इनसे परफॉर्म हो नहीं रहा था। तो ये तो वो प्लेयर ही सही तरीके से बता सकता है, क्योंकि वो प्रेशर होता है, एक्सपेक्टेशन का प्रेशर, परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है। लेकिन मेरे ख्याल में रिजवान जिस तरह आउट हुआ है, आई डोंट नो कि वो बॉल छोड़ने वाली तो खैर नहीं थी। अगर वो बैट के साथ भी खेलते, अगर ज्यादा लंबा टर्न होता तो बॉल बैट को मिस कर जाता, चली जाती। लेकिन सामने वाला बॉल था, बिल्कुल उसको बैट से खेल सकते। गलती की है उसने, उसके जहन में ये था कि बॉल टर्न कर जाएगा और निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर एंड देन रन आउट, टेस्ट मैच में रन आउट जो है ना, ये भी एक वो है कि नहीं होना चाहिए था। फवाद को रन भी करने चाहिए थे, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और उसका परफॉर्म करना भी जरूरी था इस तरह के इस मैच में, क्योंकि बड़ा मैच था। एक अच्छी इनिंग खेलता, मैच टीम को ड्रॉ कराते रिजवान, बाबर, ये सारे, तो मेरे ख्याल में ये जीत से कम नहीं होता। क्योंकि 500 रन, 450 500 रन सेकंड चौथी इनिंग में चेस करना ये कोई आसान टारगेट नहीं होता, लेकिन ये था कि ड्रॉ की तरफ जा सकते थे। डेफिनेटली आसान नहीं होता, मतलब लंच से पहले ऑलमोस्ट गेम खत्म हो गया था। बिल्कुल, मतलब 418 हैज बीन दी हाईएस्ट चेजेबल टारगेट जो कि चेज हुआ है आज तक टेस्ट में। तो वो तो ऑब्वियसली कोई जो भी एक्सपेक्ट कर रहा था वो शायद बहुत ही पॉजिटिव होकर सोच रहा था कि पाकिस्तान 508 रन जो है वो चेज कर जाएगा और पाकिस्तान जीत जाएगा। यहाँ इवेंचुअली ड्रॉ पे ही कहानी आनी थी और ड्रॉ ही एक्सपेक्टेशंस में होना चाहिए था लोगों के। बट रिजवान के लिए मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी। ठीक है, रिजवान के रन्स नहीं हो रहे, परफॉर्मेंस नहीं आ रही, वो प्रेशर ज़रूर है, बट प्रेशर एक प्लेयर पे इस चीज़ का ज़्यादा होता है कि हाँ जी मेरे पीछे बेंच तैयार है और मुझे कभी भी हटा दिया जाएगा अगर मेरी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। बट व्हेन आई टॉक अबाउट मोहम्मद रिजवान, कौन है मोहम्मद रिजवान के पीछे? रुहेल को हमने तैयार करना शुरू किया, रुहेल एकदम से पिक्चर से गायब हो गए। मोहम्मद हारिस को हम लेकर आए, मोहम्मद हारिस को खिलाया तो रियलाइज़ किया नहीं जी बहुत जल्दी है, अभी तो ये इसको जरूरत है अपने आप को सॉर्ट आउट करने की। सरफराज हमारे साथ 2 साल से ट्रैवल कर रहे हैं टीम के साथ, और मतलब फिर रिजवान को किस चीज़ का प्रेशर है? क्योंकि बेंच पे तो कोई प्रेशर ही नहीं मिल रहा रिजवान को। प्रेशर डालना पड़ेगा, प्रेशर रखना पड़ेगा आपको बेंच पे। आप जितनी हमारी बेंच स्ट्रांग होगी, इतने अंदर प्लेयर को फिक्र होगी खेलते वक्त। तो मैं समझता हूँ, शुरू से ही बात करता हूँ कि बेंच आपकी हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए। एक प्लेयर के पीछे प्लेयर बैठा हुआ होना चाहिए, ताकि अंदर खेलने में प्लेयर को भी पता चले। और मैं समझता हूँ कि रिजवान, देखें ठीक है उससे परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही, चीजें नहीं हो रही, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे टूर पे आप एक आधा मैच सीनियर प्लेयर, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, सरफराज नहीं खेल रहा था, सरफराज को लेके जाना चाहिए था और सरफराज को भी चांस देना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, सरफराज साथ हैं, बेंच पे हैं, बट नहीं खेल रहे हैं। सो कोई एक, मुझे लगता है कभी कभार अब इस तरह ट्रीट किया जाता है कि नहीं जी अगर हम रिजवान के खिलाफ कोई बात करेंगे या सरफराज के लिए कहेंगे कि सरफराज को खिलाया जाए, तो एक आपको एक ब्रैकेट में डाल दिया जाता है कि हाँ जी आप शहर से हैं इस वजह से ये बात करें, बट दैट इज नॉट ट्रू। हम पाकिस्तान की बेहतरी की बात कर रहे हैं। अदील, आप अगर इसमें कुछ ऐड इन करना नहीं, एब्सोल्युटली। और अस्सलाम वालेकुम लाला, पहले तो वालेकुम सलाम। हाँ, मुझे खुशामदीद आपके जी, खुशामदीद अदील। इसको पता है, लिटरली मैं स्विमिंग करता हुआ इस वक्त शहर का लाला बहुत बुरा हाल है, ओल्ड सिटी एरिया एंड ऑल। अल्लाह इस शहर पे रहम करे। मैं होके आ रहा हूँ अभी, फेडरल बेरिया वगैरह वाला फाउंडेशन का कैंप लगा था बच्चों का, यकीन माने मैं 1.25 घंटे में पहुंचा हूँ वहाँ पे। ये हालात है शहर। मैं तो बड़ा परेशान हूँ। ये ट्विटर पे दिखा रहे होते हैं जी हम अपने लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं और शहर पूरा साफ है, पानी ड्रेन हो गया, बट दिस सिटी इज इन अ मेस। अल्लाह रहम करे जी। वाकई आई मीन इट इज हार्ट ब्रेकिंग दैट इंडीड। देखिए, लेकिन
तो ये बात आती है ना कि जी सर्टन शहर में रहने वालों को अपने खिलाड़ी को, देखिए सरफराज का आपने जिक्र किया जगह बनती है, अब इसी शहर वाले लोग जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई फवाद आलम क्या कर रहा है, यानी भाई ज़ाहिर फवाद को हमने बड़ा बैक किया है, बड़ा सपोर्ट किया है, प्रोग्राम में हमने जिक्र भी किया है, लेकिन आज इट वॉज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी एज अ फवाद फ़ैन कि यार ये क्या रन लेने के चक्कर में भागे आप और ये क्या किया आप। नाउ दैट 6 इनिंग्स विदाउट एनी स्कोर, फिर हम तो कहते हैं इसको प्रेशर में लाना पड़ेगा। ये जो शहरों वाली सोच और ये लाला, ये हमारी क्रिकेट का एक अनफॉर्चुनेट एक हिस्सा है, एक बदकिस्मती की बात है कि जो तुम उस शहर के हो तो उसको सपोर्ट करते हो और फलाना शहर के हो तो उसको सपोर्ट करते हो। क्रिकेट शुड बी अबव एवरीथिंग, पाकिस्तान क्रिकेट शुड बी अबव। मेरे ख्याल में हमारा प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ के अंदर, इवन कि हमारी मस्जिदों में सियासतें आ गई हैं, तो सियासत से पता नहीं बहुत ज़्यादा हम लोग मुतासिर हैं कि क्या है, मुल्क का नहीं सोचते। पहले हमारे पास मुल्क नहीं था तो ये कौम थी, आज मुल्क है तो ये कौम नहीं है। हम बयानात तो मैं ऐसे सुन रहा हूँ कि पंजाब में भी सैलाब आया, बलूचिस्तान में भी आया, कराची में भी आया, तो सब एक दूसरे के ऊपर डाल मटोल, कोई जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले इंसान, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं ये समझता हूँ कि हर लिहाज से हमें ठीक है, नई हुई परफॉर्मेंसेज, कभी ये शहरों वाला जो है ये अदी नबी से नहीं है, ये बहुत पुरानी चलती है, ये लाहौर से, ये कराची से, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इंसान के बच्चे बन जाए तो बेहतर है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और बाबर आजम जिस तरह परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंसेस दिए जा रहे हैं, बाबर आजम एज अ बैटर कोई कंप्लेन नहीं है उनसे, मगर बाबर आजम एज अ कप्तान क्या क्या चीज़ें तब्दील करनी चाहिए, बाबर को क्या क्या चीज़ें अमेंड करनी चाहिए, हम भी पूछेंगे। लाला हमारे साथ मौजूद हैं और हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर। ब्रेक पे जाने से पहले जल्दी से मैं आपको बताती चलूँ, #AskLala, अगर अभी तक आपने सवाल नहीं पूछा है तो जल्दी से ट्विटर पे जाइए और सवाल लिखिए, बिकॉज आज आखिरी सेशन में लाला जो है वो आपके सवालों का जवाब देंगे। विद दिस एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Game Set Match in conversation with शाहिद खान आफरीदी। बात श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान के दूसरे टेस्ट के हवाले से हो रही है, बट दूसरे टेस्ट के बाद अब क्योंकि सीरीज़ का इख्तिताम हो गया है, 2 ही टेस्ट मैचेस की ये सीरीज़ थी श्रीलंका के अगेंस्ट, क्या रहा, क्या किया, किसने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया इस सीरीज़ में, उस पर भी नज़र डालेंगे। लाला आपको भी इस कॉन्वर्जेशन में साथ ऐड इन करेंगे। बाबर आजम, सबसे पहले अगर हम बाबर आजम की बात करते हैं और बाबर आजम की इन 4 इनिंग्स की बात करते हैं, तो क्या रहा बाबर आजम का हालो अहवाल। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर है कि बाबर आजम ने 4 इनिंग्स के लिए 271 रन बनाए एट एन एवरेज ऑफ 67.78 मुझे लगता है बाबर आजम इज अ गॉड गिफ्ट टू पाकिस्तान, द वे ही हैज बीन परफॉर्मिंग ऑन एंड ऑन अदील, मतलब टुडे आई कुड सी दैट ही वाज फ्रस्ट्रेटेड लूजिंग हिज पार्टनर XYZ। या एब्सोल्युटली, मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान की पूरी बैटिंग को देखें, ऑन एंड ऑफ एक वन ऑफ परफॉर्मेंस अब्दुल्ला शफीक की जो हो गई, इस तरह हो गई, एक इनिंग को रिजवान खेल लिया, एक इनिंग जो है वो कोई और बैट्समैन जो है वो निकाल लेता है, लेकिन बियॉन्ड दैट इमाम ने कोई इनिंग खेली, उसके बियॉन्ड आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान की पूरी बैटिंग जो है वो बाबर आजम के इर्द गिर्द ही चल रही है। बाबर परफॉर्म करते हैं तो पाकिस्तान जो है वो परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है तो पाकिस्तान बौखला जाता है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि टीम बिल्कुल कोलैप्स हो जाती है, लेकिन डेफिनेटली प्रेशर पाकिस्तान पर ज़रूर आ जाता है। और ज़ाहिर है इन डेटा को, इन नंबर्स को हम और तरीक़ों से भी देख सकते हैं। अगर हम बाबर की परफॉर्मेंस को कंपेयर करें बाकी सारे खिलाड़ियों की भी कंबाइंड परफॉर्मेंस के साथ, तो आपको इस बात को हम अब्दुल्ला की वो एक आउटलायर इनिंग है उसको अगर हम बिल्कुल साइड पे कर देते हैं जैसे, और अच्छा है इस वक्त जो हम ग्राफिक दिखा रहे हैं इसमें अब्दुल्ला का जो है वो जिक्र भी नहीं है। ये जो मेन जो हम 4 प्लेयर्स, जो हम 4 पिलर्स की बात करते हैं, जो हमारे टॉप ऑर्डर में आके खेलते हैं और टॉप ऑर्डर से आके हमारे मिडिल ऑर्डर को संभालते हैं। मोहम्मद रिजवान की बात करें तो 4 इनिंग्स में मोहम्मद रिजवान ने 120 रन जोड़े विद एन एवरेज ऑफ 30। इमाम उल हक ने 4 इनिंग्स में 118 रन जोड़े विद एन एवरेज ऑफ 29.50। अजहर अली द मोस्ट एक्सपीरियंस, जो कि हु इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हिज 100 मैचेस, मगर वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। 2 इनिंग्स उनको मिली, 9 रन बनाए उन्होंने 2 इनिंग में विद एन एवरेज ऑफ 4.5। एंड इन द एंड फवाद आलम, जिनके लिए बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी कि मिडिल ऑर्डर को आके वो सेटल करेंगे, मगर वो बिल्कुल सेटल ना कर सके। 2 इनिंग्स में 25 रन जोड़ सके वो विद एन एवरेज ऑफ 12.50। तो ये अगर हाल है हमारे उन 4 बैटर्स का जिनको हम एज पिलर खड़ा करना चाहते हैं टीम पाकिस्तान के लिए,
टॉप ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में, अगर वही नहीं रन करे तो अकेला बाबर क्या करेगा दोनों साइड से, तो बाबर आजम रन नहीं कर सकते। अब हम अगर विद कंपैरिजन देखें, अगर हम बाबर आजम वर्सेस इन सारों की परफॉर्मेंस देखें, तो बाबर आजम ने अकेले 4 इनिंग में जो है वो 271 रन जोड़े हैं विद एन एवरेज ऑफ 67.75, जो मैंने आपको शुरू में बताया। इन कंट्रास्ट विद कंपैरिजन आप ये देखें कि ये जो हमारे चारों प्लेयर्स हैं, इनके क्यूमुलेटिव जो रन्स हैं, 12 इनिंग्स बन जाती हैं इन चारों की, इनके जो क्यूमुलेटिव रन्स हैं वो मिला के होते हैं 272 रन्स विद एन एवरेज ऑफ 22.66, यानी रिजवान, इमाम, अजहर, फवाद, इन्होंने मिला के जितने रन्स किए बाबर वो अकेले रन्स कर रहे हैं टीम पाकिस्तान के लिए। सो ये एक बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है अदील, द काइंड ऑफ ओवर डिपेंडेंसी दैट वी आर हैविंग ऑन बाबर आजम। लाला, मैं आपको ऐड इन करना चाहूंगी इस कॉन्वर्जेशन में। बाबर आजम की जब हम बात करते हैं, मुझे याद है हम कुछ थोड़ा सा जरा रिवाइंड करें और थोड़ा सा जरा पास्ट में जाएं, तो पाकिस्तान वेंट टू न्यूजीलैंड एंड बाबर आजम गॉट इंजर्ड। ऐसा लग रहा था टीम पाकिस्तान लवारिस हो गई है। बिल्कुल सवेरा, अगर बात करें, जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है, मैंने इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं देखा। और माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इसको नजर बद से बचाए, कंटिन्यू ही परफॉर्मेंसेस किए जा रहा है और हर पिच पे हर बॉलर, जितने भी टॉप वर्ल्ड क्लास बॉलर, सबके खिलाफ ये लड़का खेल गया और हर एक को बड़े जबरदस्त तरीके से, जिस मुल्क के खिलाफ भी खेला है उसके कप्तान ने हमेशा तारीफ की है कि यार इस जैसा प्लेयर नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान के पास ऐसा बैट्समैन जो इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। देखिए, बाकी प्लेयर भी अच्छे हैं सवेरा, बाकी प्लेयर अच्छे हैं। हम अभी थोड़ी देर आज से पहले ही रिजवान की तारीफें कर रहे थे और अजहर अली की बारे में बात करें। चारों प्लेयर, जो 4 प्लेयर दिखाए, ये चारों भी अच्छे हैं, लेकिन फर्क जो है वो कंसिस्टेंसी का है, वो बड़ा फर्क है। तो इनको रियलाइज करना पड़ेगा कि इनके ऊपर ये टीम की बैकबोन है, इनको पूरा चांस दिया जा रहा है, इन्हें निकाला नहीं जा रहा। इनकी किस्मतें अच्छी हैं कि बेंच के ऊपर इनके पीछे कोई बैठे हुए नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ना, इनको अब परफॉर्म करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा, क्योंकि हम मेरे ख्याल में 5वें नंबर पे आ गए हैं टेस्ट में। तो हमें मेरे ख्याल में आगे पांच टेस्ट मैचेस हैं, उसमें मेरे ख्याल में 4 मैचेस जीतने पड़ेंगे ऊपर आने के लिए। ऐसे ही कुछ सवेरा बिल्कुल इसी तरह है। 3 हमने मैचेस जो हैं वो इंग्लैंड से खेलने हैं, 2 मैचेस हमने हमारे पास न्यूजीलैंड आनी है। सो 5 ये मैचेस हैं, दोनों हमारे होम पे हैं, तो हम फायदा उठा सकते हैं इस चीज से। अच्छा, इसमें पता है क्या, इसमें 3 नीदरलैंड्स के साथ खेलने हैं और 2 तो ओडीआईज हैं ज़ाहिर है वो, लेकिन टेस्ट मैचेस की अगर आप बात करें तो यही 5 टेस्ट मैचेस हैं पाकिस्तान के लिए। अब मुश्किल हो गया, आई थिंक। बल्कि मैं सुबह से पता नहीं, अभी 2 दिन पहले हम अपना ट्विटर रिट्वीट किए जा रहे थे कि वो कोर्ट का फैसला आ जाएगा। आज जो है वो हम रीट्वीट किए जा rहे थे कि गॉल में वेदर की सूरत हाल क्या चल रही है और आज बारिश होनी है वहाँ पे। ये इट वाज ऑल अबाउट आज 2 सेशन खेलने की बात थी पाकिस्तान को। और मुझे जो लाला सबसे ज़्यादा अफसोस, पता नहीं क्यों, देखिए मुझे अंदाज़ा है ये सब बड़े प्लेयर हैं। फवाद का क्या 10,000 15,000 पता नहीं कितने लाखों करोड़ों रन बनाए हुए हैं उसने। अजहर अली 96 टेस्ट मैच खेल चुके हैं ऑल। ये स्पिन के बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, फवाद ख़ास तौर से। इनकी तो बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं। और मुझे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे इनको परफॉर्म करना चाहिए था, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये परफॉर्म नहीं कर पाए। तो जहाँ तक अब वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान के लिए अभी नामुमकिन तो नहीं है थ्योरेटिकली, लेकिन अब मुश्किल ज़रूर हो गया है। और अब 3 ममालिक इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन चुके हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है और इंडिया को पाकिस्तान ने जो है वो अब एक ज़िंदगी दे दी है इस टेस्ट मैच में शिकस्त खा के। तो वैसे लाला, आप बड़े पॉजिटिव आदमी हैं, मुझे पता है, आप उम्मीद का दामन कभी छोड़ने नहीं देते। लेकिन थोड़ा सा मेरे ख्याल से हमें अब रियलिस्टिक हो जाना चाहिए। चांसेस अब काफ़ी कम हो गए। चांसेस कम है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बाबर को ना थोड़ा सा अब डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर सिर्फ मेरे ख्याल में कुछ आध प्लेयर्स को सामने लेके आना पड़ेगा। मैं शान मसूद को दोबारा यहाँ पे सपोर्ट करना चाहूँगा, पहले भी करता रहा हूँ। वो प्लेयर ऐसा है जो कंसिस्टेंट है, जो कि तगड़ा है। मेरे ख्याल में इस तरह के प्लेयर्स के हवाले से, या जो बेंच पे 1-2 फास्ट बॉलर बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह शाहीन भी वापस आ जाएगा टीम में। तो हमें जब बाबर को जो है ना वो थोड़ा सा अब ठीक है, दोस्ती, यार मैं जब कप्तान था मैं भी थोड़ी सी दोस्ती देखता था, लेकिन परफॉर्मेंस भी देखता था मैं। तो बाबर को भी अब जरा थोड़ा सा अपनी टीम पे और तवज्जो देने की जरूरत है। सिलेक्शन के हवाले से चीफ सेलेक्टर के साथ बैठे और एक जो आगे टेस्ट मैचेस है 5 में से हमें 4 जीतने हैं। नामुमकिन कोई चीज नहीं है, पॉसिबिलिटी है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो मेरे ख्याल में उस हवाले से मैं समझूंगा कि एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए हमें आगे।
लाला, बट एक चीज़ जो कि ये पूरी सीरीज देख के जो एक चीज़ का अंदाज़ा होता है और जो समझ नहीं आती एक चीज़ कि जब मैं यहाँ की कंडीशंस की बात करती हूँ, डेफिनेटली हमने कंडीशंस मिसरीड की, मगर फिर मैं साथ साथ सोचती हूँ कि दिस सच एन इंटेलिजेंट ब्रेन सिटिंग इन आवर ड्रेसिंग रूम. सकलैन मुश्ताक हैज़ बीन अ वेरी इंटेलिजेंट प्लेयर हिमसेल्फ. मतलब वो सकलैन मुश्ताक के लिए तो ये कहा जाता था कि वो शीशे पे भी बॉल जो है वो ब्रेक कर सकते हैं. तो मतलब कैसे हम मिसरीड कर रहे हैं इन कंडीशंस को? क्या उनकी ओपिनियन को इतना ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जा रहा? क्या इट इज़ ऑल बाबर्स कॉल और व्हाट इज़ हैपनिंग? देखिए, सिर्फ सकलैन पे तो नहीं एक चीज डाल सकते कि हमें, अब मुझे और आपको तो नहीं पता कि वहाँ मशवरे में क्या बात तय हुई है. तो जाहिर बात है मोहम्मद यूसुफ भी है वहाँ पे, गोरा भी है वहाँ पे, और वहाँ पे सकलैन भी है, बाबर भी है, बाबर के साथ सीनियर क्रिकेटर्स भी होंगे. वो एक मशवरे के तहत एक डिसीजन लिया होगा. तो सिर्फ सकलैन का नहीं कहूंगा, क्या पता सकलैन ने कहा हो कि इस पे स्पिनर ना खिलाओ तो ही बहुत है. तो कुछ भी हो सकता है. तो मेरे ख्याल में जो भी डिसीजन हो, जब जीतती है टीम तो सब जीतते हैं, जब हारते हैं तो सब हारते हैं. ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है. हाँ, मैं इसको इस तरह लेता हूँ. वैसे मैं जो जस्ट टू ऐड समथिंग हियर सवेरा एंड लाला, मैं देखिए सकलैन को बिल्कुल ब्लेम करना चाहें जो कर सकता है. मेरे ख्याल से इससे बड़ा एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग टैलेंट, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हो चुका है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में. आप देखिए यासिर को हम लाए, हमने कहा जी यासिर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म किया, सब कुछ है. इवन दो पाकिस्तान कप था, लिमिटेड ओवर्स था, लेकिन आप लेकर आए जी, कैचेस भी चंपे मार मार के पकड़ रहा है, सब कर रहा है. बॉलिंग आगे की उसने, कोई इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं थी. कहीं ऐसा ना हो कि कहीं यासिर का जो है वो भी अब चैप्टर, अब हम कहें कि यार बस अब जितना खिला सकते थे हम खिला चुके हैं. जहाँ पे हम बैटिंग की लाला बेंच स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं कि जी सही है, शान मसूद कम से कम एक सर्टिफाइड बंदा हमारे पास है, और भी इस तरह के प्लेयर हैं. कामरान गुलाम है जो कि डोमेस्टिक में रन करके टनों के हिसाब से रन करके आया हुआ बंदा. स्पिन सेक्टर में हमें स्पिन, अगर हम अपने शोबे की बात करें, हमें वहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा. स्पेशली अगर मैं तो जिस कोच से मिलता हूँ, मेरा एक लगा बंदा सवाल होता है कि पाकिस्तान के ये लेग स्पिनर्स कहाँ हैं. ये तो ऐसा लग रहा है कि लाला ये दरवाज़ा बंद ही हो गया है बिल्कुल. यार अदिल, मैं थोड़ा सा इसमें ये कहूंगा कि क्योंकि देखें, ये हमारे पास इन्हीं प्लेयरों ने, इन्हीं स्पिनर्स ने पास्ट में आपको परफॉर्म करके दिया. ऐसा नहीं है कि नहीं करके दिया. हर अच्छी कंडीशन में इन्होंने परफॉर्म करके दिया है. यही आपके पास सबसे अच्छे हैं. थोड़ा सा इसको इस तरह लेते हैं कि श्रीलंकन बैट्समैन ने हमारे बनिस्बत हम स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेले हैं वो लोग. हमें थोड़ा सा चीजों को इस तरह भी देखना चाहिए, ठीक है ना. हम नहीं कर पाए, हम सर्वाइव नहीं कर पाए, लेकिन हमारे 3 रेगुलर स्पिनर या 4 जो आधा स्पिनर था, एटलीस्ट उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है. श्रीलंकन्स को मैं बता रहा हूँ, श्रीलंकन्स ने मुझे हकीकत में सरप्राइज किया है जिस तरीके की वो बैटिंग कर गए हैं. वो लड़के इतना अच्छा खेले, इतना पॉजिटिव खेले हैं वो लोग. तो मेरे ख्याल में मैं यहाँ पे बिल्कुल अपने बॉलरों को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बल्कि अप्रिशिएट करूंगा श्रीलंकन बैटिंग लाइन को भी. बट लाला, मैं अदील की बात को कंटिन्यू करूंगी. स्पिनर्स की जिस तरह हम बात कर रहे हैं, हम लेगिस की भी जिस तरह बात कर रहे हैं, उस्मान कादिर जो कि ऑस्ट्रेलिया चले गए, ऑलमोस्ट सेटल होने का प्लान बना लिया, उनको वापस उम्मीद मिली पाकिस्तान से. ही केम बैक टू पाकिस्तान, बट स्टिल आपको ऐसा लगता है कि वी आर वेस्टिंग आवर टैलेंट, हम किसी को डेवलप ही नहीं कर रहे? यासिर हैं, शादाब ऑल फॉर्मेट, अभी शादाब को हम खिला नहीं रहे बिकॉज उनके फिटनेस के इश्यूज रहते हैं इन एंड आउट, तो वो ऑल फॉर्मेट नहीं खेलते, वो टेस्ट में नहीं आपको खेलते हुए दिखते. उस्मान को हमने बैक हैंड पे रखा हुआ है, मगर जब तक आप प्ले टाइम नहीं देंगे कैसे चलेगा काम? देखिए, मेरी मुशी भाई से भी बात होती रहती है, मुल्तान सुल्तान में हम साथ है, वैसे मुशी भाई के साथ है, तो ये उस्मान कादिर के हवाले से बात करते हैं. उनसे बात हुई है तो वो ये कहते हैं कि लंबी फॉर्मेट का घोड़ा, उन्होंने तो घोड़ा कहा था, मैं प्लेयर नहीं है वो. बॉलिंग, हाँ, वो कंसिस्टेंट एक लाइन पे नहीं है, और टेस्ट में तो आपको ये कि कंसिस्टेंट एक ही लाइन पे बॉलिंग करनी पड़ती है. तो वो उनको ज्यादा कंसीडर करते हैं, उस्मान कादिर को T20 शॉर्ट फॉर्मेट की तरफ ज्यादा कंसीडर करते हैं. तो यार अब बातें फिर ये वो, मैं तो ये कहूंगा कि इंशाल्लाह आगे इंतजार करते हैं, आगे इंशाल्लाह यही प्लेयर्स हैं, यही प्लेयर आपको करके देंगे. नहीं इंशाल्लाह. आई थिंक बहुत अच्छा टाइम है. हाँ, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की हम सिनेरियो की बात करें, तो मैं जरा उसमें क्लैरिटी देती चलूं. 3 मैचेस हमने खेलने हैं इंग्लैंड के खिलाफ, हमारे ही घर पे इंग्लैंड आएगी, सो 3 टेस्ट मैचेस हमने वो खेलने हैं. न्यूजीलैंड वो टूर पाकिस्तान एज वेल, सो न्यूजीलैंड के साथ 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं. ये 5 टेस्ट मैचेस हैं जो हमने घर पे खेलने. अगर इन 5 में से हम 4 जीतते हैं
तो हमें फिर इंतजार करना पड़ेगा कि इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के साथ क्या करता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया कितने मैचेस जीतता है। बट अगर हम 5 आउट ऑफ 5 ये पांचों जीत जाते हैं तो वील डायरेक्टली क्वालिफाई फॉर द फाइनल एंड वी वुड नॉट वेट फॉर अदर टीम्स के दूसरी टीम्स क्या करेंगे। सो अगर तो हमें डायरेक्टली जाना है, यानी दरवाजा तोड़ परफॉर्मेंस देनी है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाना है, सो पांचों जीत गए, वरना 4 जीते तो फिर हमें इंतजार करना पड़ेगा दूसरी टीम्स का। लाला बस हमें फिक्र ये करनी चाहिए कि हमने जो काम करना है 5 में से 4 पहले उस पर फोकस करते हैं, उसको जीतने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी देखते रहेंगे वो लोग आपस में क्या कर रहे हैं। बस ठीक है। लाला, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है? एक सवाल जो मैं बार बार और बहुत सारे लोगों से भी पूछ चुकी हूँ, आपसे भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि जब श्रीलंका में टीम्स खेलने जाती हैं, इंडिया में खेलने जाती हैं, वो रैंक टर्नर बनाते हैं और वो उसमें फंसा लेते हैं। मगर पाकिस्तान की टीम को देख के ये लगता है कि हम रैंक टर्नर बनाएंगे तो हम खुद फंस जाएंगे। क्या स्ट्रेंथ है हमारी टीम की? बिकॉज ये दोनों बड़ी टीम्स हमारे घर आएंगी, हम इनको किस तरह फंसा सकते हैं? देखें जी, आप तो उनके साथ स्पिनिंग ट्रैक बना के ही बच पाएंगे, क्योंकि आपके पास आप वो फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं और उनके फास्ट बॉलर्स को बाउंसी ट्रैक या सीमिंग ट्रैक पे बॉलिंग करना बहुत अच्छी आती है। तो मेरे ख्याल में हम तो फायदे यही उठा सकते हैं कि स्पिनर्स अगर हम समझते हैं कि स्ट्रेंथ हमारी स्पिनर्स है, पर अब इस फास्ट बॉलिंग लाइन के साथ तो इन फास्ट बॉलर्स के साथ तो मैं नहीं समझता कि आप टेस्ट मैच जीत पाओगे। आपको खिलाने पड़ेंगे तो रेगुलर तगड़े फास्ट बॉलर खिलाने पड़ेंगे। और अगर आपने क्योंकि अगर हम स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं तो हमारे पास जो फास्ट बॉलर तगड़े हैं, अगर उनको रिवर्स स्विंग मिलता है, जैसे अर्ली ऑन नए बॉल से आपको मिलते हैं, फिर रिवर्स स्विंग होता है, तो हमारे वो बॉलर बहुत तगड़े हैं। हमें अगर जितवाएगी तो हमारी बॉलिंग ही जितवाएगी हमें टेस्ट मैचेस। ऑलराइट, ग्रेट। सवेरा, हम आस्क लाला के कुछ सवालात पूछ रहे हैं या फिर आर वी हेडिंग स्ट्रेट टू बर्मिंघम नाउ? हम जो है आस्क लाला के लाला, बहुत सारे लोगों ने बस आपसे जो है वो पूछा हुआ है कि पाकिस्तान टीम अच्छी कैसी हो जाए, बट हमने बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस कर लिया है, तो मेजॉरिटी में जो सवालात हैं वो यही हैं। पाकिस्तान टीम को लेके लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं और ज़्यादातर, मैं जितने अभी आस्क लाला देख रही हूँ, ज़्यादातर लोगों ने यही पूछा हुआ है कि बहुत मुश्किल होगा। बट एक सवाल जो कि मैं ज़रूर ऐड इन करना चाहूँगी, सुमेर शाह ने आपसे ये पूछा है, Who are the 2 finalists for T20 World Cup in your opinion? पॉन्टिंग का कहना है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। लाला, आपको क्या लगता है वर्ल्ड T20 में कौन होंगी 2 फाइनलिस्ट टीम? अच्छा जी, मेरी तरफ से तो आप ले लें जी, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। ऑलराइट, ग्रेट, ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू लाला, थैंक्स अ लॉट आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। आप लोगों को अल्लाह हाफिज, हम बाकी आवाम को अल्लाह हाफिज नहीं कह रहे हैं आप लोगों को, बल्कि हम आपको अभी स्ट्रेट लिए चलते हैं बर्मिंघम की खूबसूरत फ़ज़ाओं में, जहाँ पे आपसे थोड़ी देर के बाद, कुछ घंटों के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज़ होने वाला है। पाकिस्तान का अच्छा हेल्दी से मुराद सेहतमंद नहीं है, वैसे इनाम बट वहाँ पे मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान का अच्छा बड़ा 130 अरकान पर मुश्तमिल जो दस्ता है वहाँ पर मौजूद है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर ख्वाजा को भी हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ गेम्स टू बर्मिंघम, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम अदील, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। हाँ यार, ये तो बर्मिंघम जाके कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ शक्ल ही बदल गई है, स्टाइल बदल गया ना। वैसे कैसा, सबसे पहले तो सवाल ही यही होता है ना, मौसम कैसा है? हर वक्त बारिश होती रहती है, बारिश मिल गई आपको अभी तक के नहीं? सवेरा बहुत अच्छा मौसम है, और जिस तरह अभी गुज़श्ता हफ्ते जो जिस तरह गर्मी पड़ी थी यहाँ पर इंग्लैंड में और यूरोप में, उस तरह का अभी कोई सीन नहीं है। अभी बारिशें भी हो रही हैं और अच्छा वेदर है। दैट्स ग्रेट। तो आप अभी बर्मिंघम के मेरे ख्याल से रास्ते में हैं, करीब है मेरे ख्याल से, और आप ओपनिंग सेरेमनी में शिरकत भी करेंगे वहाँ पे जाके। सो कुछ पाकिस्तान की इनिशियल मसरूफियात के बारे में बताइए हमको कादिर। पाकिस्तानी एथलीट्स कब से एक्शन में नज़र आ रहे हैं, ख़ासतौर से हॉकी, एथलेटिक्स, क्या शेड्यूल आपकी नज़र से गुजरा है अभी तक? देखिए अदील, कौमी हॉकी टीम जो है वो जब पहुंची थी लंदन में पहुंची थी, उसके बाद बर्मिंघम में पहुंची, और वहां पर उन्होंने जो अपनी तरबियती कैंप भी किया, सेक्रेटरी डैकमैन की ज़ेर निगरानी वहां पर उन्होंने तरबियती कैंप किया। उसके बाद जो बाकी एथलीट्स थे वो भी अपनी अपनी ट्रेनिंग करते रहे, और इसी के साथ साथ आज जो है वो सुबह पहुंचे हैं बरतानिया में, जो हमारी रेसलिंग टीम है उसके अरकान भी पहुंचे हैं, उसके प्लेयर्स भी पहुंचे हैं। और आज से जो बाकायदा तौर पर जिस तरह 5 बजे से ये मेला सजना शुरू हो जाएगा, पाकिस्तानी जो 9 बजे, उसके बाद 7 बजे
यूके टाइम के मुताबिक यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी का बाकायदा तौर पर इनेकाद होगा और आगाज हो जाएगा। उसके बाद तकरीबन ये तकरीब जारी रहेगी। आज फिलहाल कोई मुकाबले नहीं है। पाकिस्तान टीम की तरफ से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान कॉन्टिजेंट का जो है परचम बरदार वो 2 अफराद पर मुश्तमिल है और इसमें नाम बट हैं जो कि कौमी रेसलर हैं और उसके साथ साथ कौमी वुमेन टीम की कप्तान है बिस्मा मारूफ। वो दोनों कौमी परचम थांगी और लीड करेंगी तमाम कॉन्टिजेंट का पाकिस्तान के। उसके साथ साथ कल जो है कल से कायदा तौर पर आगाज हो रहा है। अब तक जो पाकिस्तान की कॉमनवेल्थ की कारकर्दगी है मैं आपको बताता हूँ कि 75 जो मेडल हैं वो पाकिस्तान जीत चुका है, जिनमें 25 सोने के हैं, 24 चांदी और 26 कांसे के तमगे शामिल हैं। और पाकिस्तान को इन मुकाबलों में सबसे ज्यादा जो कामयाबी हासिल हुई थी वो रेसलिंग में मिली थी और इसी के साथ साथ रवा साल होने वाले मुकाबलों में भी पाकिस्तान की तरफ से रेसलिंग में सबसे ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं। और इसके साथ साथ जेवलिन थ्रो में जो पाकिस्तान के अरशद नदीम हैं उनसे भी मेडल की तवक्को की जा रही, क्योंकि उनके जो कंपीटिटर हैं नीरज चोपड़ा वो इंजरी का शिकार हो चुके हैं और पाकिस्तान के लिए राहें हमवार हो चुकी हैं मेडल हासिल करने के लिए। और एक और मुकाबला है जिसमें पाकिस्तान को मेडल जीतने की उम्मीद थी, वो है वो वेट लिफ्टिंग है। पाकिस्तानी वेट लिफ्टर तला तालिब जो है लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली इन मुकाबलों से बाहर हो चुके हैं। और बाकी माहूर शहजाद हैं हमारी बैडमिंटन में, काफी अच्छे हमारे एथलीट्स हैं, काफी अच्छे प्लेयर्स हैं जिनसे तवक्को की जाती। कौमी हॉकी टीम की जो यूरोप की कारकर्दगी है वो भी अच्छी रही है, उनसे भी तवक्को की जा रही है कि वो पाकिस्तान मेडल जीत सकता है हॉकी में भी। और इसी के साथ साथ वुमेन टीम जो है वो पहली मरतबा क्रिकेट टीम कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत करेगी और पाकिस्तान टीम भी अपना मैचेस भी खेलेगी। और इसी के साथ साथ जो खवातीन प्लेयर्स हैं वो भी हमारी बेहतरीन हैं, उसमें बॉक्सिंग में भी अच्छे हमारे एथलीट्स हैं, बॉक्सर्स हैं, 1 खातून बॉक्सर हैं और 4 जो हैं उसमें मर्द बॉक्सर हिस्सा ले रहे हैं। जबकि जिनमें बॉक्सिंग टीम में महरीन बलोच है, जोहेब रशीद है, लियास हुसैन है, सलेमान बलोच है और नजीरुल्लाह शामिल है। जबकि वेट लिफ्टिंग में नूर दस्तगीर भट्ट है, हंजला दस्तगीर है और हैदर अली आपको वेट लिफ्टिंग में दिखाई देंगे। और जिससे ज्यादा भी जो उम्मीदें हैं वो हमारी अरशद नदीम से भी वाबस्ता है जेवलिन थ्रो में। अनफॉर्चुनेटली अमेरिका में जो इवेंट हुआ उसमें उन्होंने मेडल नहीं हासिल किया, अलबत्ता जो 5वीं पोजीशन है उस पर बरकरार रहे थे। और इसी के साथ साथ जो हमारे बाकी जो एथलीट्स हैं वो भी फुल एडी चोटी का जोर लगाएंगे मेडल हासिल करने के लिए। और पाकिस्तान जो अभी तक मेडल हासिल कर चुका है वो आप देखें कि 1962 में सबसे ज्यादा मेडल्स पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ में गोल्ड के हासिल किए थे। अब जो है उम्मीदें ये जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और बाकी जो फेडरेशन हैं और जो हमारी एथलेटिक फेडरेशन है वो भी यही कह रही है कि पाकिस्तान के जो हमारे प्लेयर्स हैं वो काफी अच्छे हैं, उनको तमाम तर प्लेयर्स उनको भेजा गया है यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स में, जिनसे तवक्को की जा सकती है कि गोल्ड मेडल या सिल्वर या ब्रॉन्ज पाकिस्तान के लिए हासिल कर सके। आज से ये मुकाबला जो है वो हमारी तरफ से सारी जो बेस्ट विशेस हैं वो आप वहां पे मौजूद हैं, आप वो ट्रांसफर कीजिएगा हमारे कंटिंजेंट को और हम सब उनसे कहेगा यहाँ बैठे दुआ कर रहे हैं कि हमारा जो कंटिंजेंट है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे, हमारे एथलीट बहुत अच्छा परफॉर्म करे, हमारी हॉकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करे, हमारी क्रिकेट टीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे और हमें बहुत सारे मेडल्स मिले, वेदर वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो, गोल्ड हो, तो जाहिर सी बात है चेरी ऑन द केक। बट आई होप कि हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिले कॉमनवेल्थ गेम में। बट थैंक यू कादर, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और मौसम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एंजॉय ना कीजिएगा एंड टेक केयर। बट विद दिस नोट गेम सेट वक्त जो है वो यहाँ ख़त्म हो गया है, तो डिस्कशन को यहीं पे ब्रेक लगाते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, अपना बहुत ख्याल रखना है। विद दिस टेक केयर, बाय बाय।